Hello, dear friends. My name is M.V. Kumbhojkar. I teach physics, and now I am going to teach you 10th standard gravitation chapter from the viewpoint of NTSC. As all of you know, आप सबको मालूम है या मालूम होगा या किसी को नहीं मालूम होगा, NTSC एग्जामिनेशन की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहती है वो 10th स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक पे डिपेंड रहती है, सिलेबस पे डिपेंड रहती है। इसलिए इस NTSC की जो प्रिपरेशन हमें करनी है उसकी शुरुआत हम टेक्स्ट बुक में से कंटेंट लेके करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए हम 10th का जो घिसा पिटा मेथड ऑफ टीचिंग या मेथड ऑफ लर्निंग है ऐसे जाने वाले नहीं है। NTSC की जो एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें जो है ज़्यादा अपने को सोचने का है, लॉजिकल थिंकिंग करके क्वेश्चन के आंसर देने के है। ट्विस्टेड क्वेश्चन, हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर तो सीखना है, उसका कंटेंट तो सीखना है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के नहीं करना है। इसके साथ हमें डिस्कस करना है, सोचना है, थोड़ा सा कभी कभी हमें भी सोचने में ट्विस्ट लाने की है। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, फिजिक्स को जिसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उसको न्यूटन, वो एप्पल और एप्पल ट्री के नीचे वो बैठा था और उसको ग्रेविटेशन का विचार मन में आया, ये मालूम रहता है। बट सिर्फ उतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एप्पल उसके सर पे गिर गया और उसको एकदम ग्रेविटेशन का लॉ आ गया, ऐसा नहीं है। इसके बारे में उसने काफी सोचा था, काफी नया नया नॉलेज जो उसको मिला वो नॉलेज का एप्लीकेशन करके न्यूटन पैदा होने के पहले कई साल पहले केपलर नाम के आदमी ने केपलर्स लॉज बनाए थे। उनको नजर के सामने रखते हुए he started thinking of the gravitation, and then we are going to understand what he thought in the gravitation, how different things can be understood, calculated, used from the gravitation. तो हम आगे चालू करते हैं। एप्पल ट्री, एप्पल वगैरह 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 सब आपको मालूम है, उसके बीच में मैं नहीं पढ़ता हूं और बेसिकली लॉ से मैं शुरुआत करता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट ओनली फॉर द अर्थ, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, इट इज फॉर एनी बॉडी इन द यूनिवर्स। चांद के ऊपर भी सही है, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी सही है, स्टार्स के ऊपर भी सही है, एक स्टार दूसरा स्टार इनके बीच में के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी सही है। तो वो बेसिक लॉ क्या है ये हम समझने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सपोज देयर इज ए बॉडी ऑफ मास से m1, there is another body, let us say point mass, of mass m2, separated by distance of r. Then he did not carry experiments, he thought over and then he proposed the law that the force of attraction between them is directly proportional to the mass of first object, to the mass of second object, and inversely proportional to square of the distance between those. So mathematically if we combine this, we can say that this force is directly proportional to m1 m2 upon r square.
व्हेन समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, आपने अलजेब्रा सीखा है, आपको मालूम है, फर्स्ट समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सेकंड समथिंग. Therefore, we can write this as F is equal to G m1 m2 upon r square, where this G is a constant and called as gravitational constant. सवाल यह है कि यह लॉ उसने वेरीफाई किया क्या? नहीं. यह लॉ उसने डिराइव किया क्या? नहीं. तो फिर यह लॉ तब उस जमाने में लोगों ने मानना क्यों है और आज भी हम क्यों माने इसको? तो इसका जवाब ऐसा है कि फिजिक्स के जो लॉज है, एक 7-8 लॉज है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कूलम्स लॉ, आपको मालूम है, ये कभी डिराइव नहीं किए गए हैं. ये कभी प्रैक्टिकली वेरीफाई बाकी के लोगों ने किया है, बट उन्होंने नहीं, जिस साइंटिस्ट ने है उन्होंने वेरीफाई नहीं किए. ये उन्होंने डीप थिंकिंग करके, उसके बारे में सोच के, इससे हर एस्टेब्लिश्ड लॉ से उसको मिला के प्रपोज किए हुए लॉ है. इसलिए ये सही है क्योंकि ये बाकी के लोगों ने वेरीफाई किए और ये सही निकले. So this is the mathematical expression of Newton's law of gravitation. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसके बारे में हमें डीप में जाना है, लेकिन ये सही क्यों है, ये किससे मेल खाता है, इसके बारे में हम देखेंगे. ये केपलर्स लॉ से मेल खाता है, यह हम डिराइव करेंगे. न्यूटन ने करके नहीं दिया था, लेकिन उसके लिए हमें पहले केपलर्स लॉज समझने पड़ेंगे. और अभी अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखने का है, बट इसको प्रूव करने के लिए हम केपलर्स लॉ समझ के लेंगे. 2 कदम हमें पीछे जाना पड़ेगा, बट इससे हमें कुछ समझ में आता है तो उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है. केपलर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका टीचर, उसका गुरु टाइको ब्राहे था. दोनों ने प्लैनेटरी मोशन के काफी ऑब्जर्वेशंस किए थे. केपलर्स और ये जो लॉज है, ये न्यूटन पैदा होने के पहले लोगों ने एक्सेप्ट किए थे, एस्टेब्लिश हो गए थे. पहला लॉ क्या था? ये दीज आर फॉर प्लैनेटरी मोशन, सिर्फ प्लैनेट्स के लिए है. प्लैनेटरी मोशन मतलब ये जो 9 प्लैनेट है, 9 है, 8 है, अभी उसकी संख्या बीच में कम हो गई है. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ वगैरह वगैरह वगैरह, आप सबको मालूम है. इनके मोशन के लिए लॉज बने हैं. इनके लिए भी न्यूटन्स लॉ बाद में सही है, ये हमको देखने का है. तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? केपलर्स लॉ बोलता है कि जो ये प्लैनेट्स है सन के अराउंड घूम रहे हैं, ये कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, तो ये एलिप्टिकल मोशन है. एलिप्स माने क्या? एकदम रफ लैंग्वेज में, एकदम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो अंडे का जैसा उसका 2 डायमेंशनल अंडे का जैसा आकार है, वो रफली एलिप्स है. बट दिस इज नॉट द परफेक्टली करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. अभी हमें उससे ज्यादा लेना देना भी नहीं है अभी, लेकिन जैसा मैंने सब्जेक्ट ओपन किया है तो थोड़ा बहुत बता देता हूं. एलिप्स is a particular shape that we shall study in physics also and in geometry also. ऐसा इमेजिन करो कि ये जोकर की टोपी है और एक कोन.
इमेजिन किया क्या? गुड। इस कोण को हम ऐसे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कट करेंगे तो यहां जो बनेगा वो सर्कल बनेगा। लेकिन इसी टोपी को हम इंक्लाइंड टू द एक्सिस कट करेंगे तो यहां जो बनेगा वो सर्कल नहीं बनेगा, लंबा सर्कल बनेगा। रफली स्पीकिंग उसका शेप ऐसा आएगा। ये एलिप्स को दो फोकस रहते हैं और केपलर ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये सन, एक फोकस के पास सन रहेगा, आई विल शो द सन बाय सिंबल लाइक दिस, और हर प्लैनेट उसके अगेंस्ट इट मूव्स लाइक दिस इन एलिप्टिकल पाथ, नॉट इन सर्कुलर पाथ। सो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, इसकी भी हमें इस चैप्टर के लिए जरूरत नहीं, बट मेरे को थर्ड लॉ की करना है तो ये सिर्फ ले लेता हूं, बता देता हूं। इस एलिप्टिकल पाथ में यहां पे अगर सन है तो यहां से यहां आने के लिए जितना एरिया स्वीप होता है, सपोज आई कॉल दिस एज ए, सपोज आई कॉल दिस एज बी, बाद में वही प्लैनेट यहां से यहां आएगा, आई विल कॉल दिस एज सी, आई विल कॉल दिस एज डी। तो ये अगर ये एरिया और ये एरिया सेम रहेंगे तो यहां से यहां जाने के लिए टाइम और यहां से यहां आने के लिए टाइम सेम रहेगा। प्लैनेट्स स्वीप इक्वल एरियाज अराउंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये केपलर्स का सेकंड लॉ है। इस चैप्टर के लिए अपने को इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो थर्ड लॉ की है, लेकिन डायरेक्टली मैं थर्ड लॉ सिखा नहीं सकता, इसलिए पहले दो लॉ बता दिए। एलिप्स माने क्या, आपको रफ आइडिया बता दी। तो केपलर्स थर्ड लॉ ऐसा बोलता है कि इफ ये एलिप्टिकल पाथ है, यहां पे सन है, तो प्लैनेट को ऐसा घूम के वापस अपनी जगह पे आने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। और इसको जो अपनी सादी भाषा में बातें करेंगे कि बड़ा वाला डायमीटर, ये छोटा वाला डायमीटर, एक्चुअली डायमीटर नहीं, ये सर्कल को ही डायमीटर वर्ड यूज करते हैं, बट समझने के लिए सिंपल वर्ड यूज करेंगे। ये बड़ा वाला जो डायमीटर है दैट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। सो दिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस एलिप्स अप टू दिस, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर। सो आर इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सॉरी, न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं, केपलर्स थर्ड लॉ सेज दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये लॉ केपलर ने न्यूटन के मोस्टली पैदा होने के पहले एस्टेब्लिश करके रखा था, और फिर अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये दोनों का मेल होता है, ये हम देखने वाले हैं। न्यूटन को देखने की जरूरत नहीं थी, उसने उसके बारे में सोचा था। कैसा देखने वाले हैं हम इसके आगे वाले क्लिप्स में उसको देखेंगे। तब तक हम यहीं रुकेंगे।